Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कंज्यूमर से संबंधित चीज़ है। हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि हो सका इस पार्लियामेंट में यदि कंज्यूमर बिल जो है पास हो गया तो वो एक ऐतिहासिक क्या कहते हैं कि हमारा कदम क्या कहते हैं कि होगा और लोगों को जो है हम जो भी प्रॉब्लम्स है आज के समय में कंज्यूमर्स के सामने में और ख़ास करके खरीद बिक्री वगैरह के संबंध में दाम के संबंध में उसको दूर करने में सक्षम होंगे। हमने ये किया है कि कुछ हमने मार्गदर्शिका सिद्धांत बना लिए हैं ई कॉमर्स को लेके, अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है और उसको हम जो है वो फाइनल करेंगे, माननीय मंत्री का अप्रूवल लेके उसको जो है हम इशू करेंगे। उसमें मुख्यतः रिफंड पॉलिसी की बात है और साथ में जो है कि हर ई कॉमर्स कंपनी का अपना एक ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म होना चाहिए। हम एक जो कोशिश कर रहे थे कि एक अवेयरनेस हम करें, उसमें हम सक्सेस हमें मिली है ताकि और केसेस आने शुरू हुए हैं। और दूसरी तरफ ये कि वो जिस उम्मीद से हमारे पास आते हैं वो हम उनको जल्दी नहीं दे सकते। मेरे को कोई खुशी नहीं होती ये देख के कि कोई मुकदमा जो है वो 10 साल से 12 साल से 5 साल से, जबकि हमारे एक्ट में है कि हम जो है उसको एटलीस्ट 3 महीने में या 6 महीने में उसको निपटा दें, तो उसमें बहुत दुख होता है। नमस्कार, 24 दिसंबर है, नेशनल कंज्यूमर डे और मौका सेलिब्रेशन का है क्योंकि 31 साल बाद सरकार 1986 में लागू हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बदलने जा रही है। नए बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इसी शीतकालीन सत्र में ये संसद में भी पेश हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बिल तेजी से कानून बनेगा या नहीं, क्योंकि 2015 में भी सशक्त अमेंडमेंट्स के साथ सरकार ने नए कंज्यूमर कानून को बनाना शुरू तो किया था, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के चक्कर काटते हुए ठंडे बस्ते में चला गया। और अब हमारे सामने है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017। पर यह बिल जब तक हकीकत बनकर कंज्यूमर को कंपनियों की मनमानी से बचाएगा नहीं, तब तक महज पेपर टाइगर ही कहलाएगा। मेरे साथ है कंज्यूमर अधिकार पर काम करने वाले कुछ खास मेहमान। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कट्स इंटरनेशनल के फाउंडर और सेक्रेटरी जनरल प्रदीप मेहता जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही कंज्यूमर मामलों पर काम कर रहे कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा हैं, कंज्यूमर मामलों के वकील वैभव गक्कर और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से रूपल सुहाग। आप सभी का स्वागत है। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नया कानून आ रहा है और मुझे लगता है ये बिल्कुल सेलिब्रेशन का वक्त होगा। ये बिल अब जो है कैबिनेट से मंजूर हो चुका है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस नए बिल में, वो एक बात जो आप चाहेंगे देखना जो कंज्यूमर को उसका हक दिलाएगा, तो वो क्या होगा? इस नए बिल में जो एक सबसे बड़ी जो खामी थी एक कानून में, ये जो अनुचित व्यापार व्यवहार है, जिसको अंग्रेजी में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं, जैसे भ्रमात्मक विज्ञापन हो या डिसेप्टिव क्लेम्स हो, इनके ऊपर एक नज़र रखना कार्यप्रणाली के द्वारा वो एक खामी रह गई थी। जब ये MRTP एक्ट ख़त्म हुआ था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट में ये प्रावधान था और जो उसका जो डायरेक्टर जनरल था इन्वेस्टिगेशन, वो इसके ऊपर स्वतः भी कार्रवाई करते थे। वो एक कमी जो कंपटीशन एक्ट जब बना तो उसमें कमी रह गई, तो उस कमी को पूरी करने के लिए ये नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। और ये स्टैंडिंग कमेटी में घूमा नहीं था, जबकि इतने सारे संशोधन जब करना तो स्टैंडिंग कमेटी का ये कहना था कि आप नया कानून लेकर आइए। तो मैं समझता है कि बहुत बड़ी जो कमी है, भ्रमात्मक विज्ञापनों को बंद करने के लिए, के ऊपर रोक लगाने के लिए, के ऊपर एक वॉचडॉग का रूप करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की संरचना की का प्रावधान है इस नए कानून में। जी बिल्कुल। तो एक आप कह रहे हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर कैसे रोक लगे, इस पर एक ठोस नीति निकल कर आए। साथ ही में दूसरा आपने बहुत अच्छी बात कही कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज की जो ज़रूरत है, यहाँ पर ये सारी जो बातें हो रही है बिजॉन, एक अथॉरिटी, ये हम अभी तक लैक कर रहे थे, ये कंज्यूमर को हक दिलवाएगा? हम लोग उम्मीद तो करते हैं और इसलिए इस अथॉरिटी को बनाया जा रहा है।
लेकिन एक अथॉरिटी फिर एक एक्स्ट्रा लेयर ना बन जाए, इस पे हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये फिर एक ब्यूरोक्रेटिक एक्स्ट्रा लेयर कंज्यूमर के लिए ना बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात इस कानून में जो उभर कर सामने आ रहा है वो है, पहले कंज्यूमर क्षति होने के बाद जाते थे पूर्ति के लिए कि हम कॉम्पनसेशन आप दिलाइए क्योंकि हमको नुकसान हुआ। अब इस एक्ट के तहत, इस अथॉरिटी के आने पे तहत क्या होगा कि अब सुओ मोटो हो जाएगा, मतलब क्षति होने के पहले भी आप जा सकते हो। आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको इससे क्षति होगा, इस काम से क्षति होगा, जैसे भ्रामक विज्ञापन के बात कहे प्रदीप जी ने, तो क्षति होने के पहले ही आप जा सकते हो भ्रामक विज्ञापन को वापस लेने के लिए, रिकॉल करने के लिए। तो मोटो एक्शन भी जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था, पावर्स रहेंगे जो पहले नहीं था, और ये होना चाहिए, इस पर तो बात हो गई। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर पूछना चाहूंगी, वैभव, आप कंज्यूमर के मामलों को लड़ते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, सीसीआई में जाते हैं, आप मुझे बताइए कि कंज्यूमर कहां खड़ा अपने अधिकार के मामले में, क्योंकि आपका वास्ता दोनों से होता है, कंपनियों से, उनके अड़ियल रवैये से, और वो कंज्यूमर से जिसका हक मारा जा रहा है। देखिए, काफ़ी सारे इस बिल में इनिशिएटिव जो है पॉजिटिव है, लेकिन मेरे को एक ही अभी तक प्रॉब्लम दिख रही है, एग्जीक्यूशन स्टिल रिमेन्स अ प्रॉब्लम। इवेंचुअली डिसीजन कंज्यूमर फोरम लेंगे, टाइमलाइन स्ट्रिक्ट प्रोवाइड की गई है, वो पहले वाली एक्ट में भी थी। तो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में वो लोग क्या कर रहे हैं? आर देयर पेनल्टीज कि अगर ज्यादा जाता है टाइम, 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, जो टाइम लिमिट प्रोवाइडेड है। अभी आपने जो क्लिप दिखाया डीके जैन साहब का, जो प्रिंसिपल चेयरमैन है अपने एनसीडीआरसी के, उनका भी यही प्रॉब्लम है कि वो भी ये कह रहे आप उसको टाइमलाइन के अंदर कैसे करेंगे। इसमें एक जो है अमेंडमेंट किया गया है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बोला कि एडजर्नमेंट्स नहीं दी जाएंगी। Correct. वो पहले वाले में नहीं था। अगर वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए, एंड सेकंड के 21 दिन के अंदर अगर कंप्लेंट एडमिट नहीं होती है, इट विल बी अ डीम्ड एडमिशन। नहीं तो पहले ही एडमिशन में आपने कई केस देखे, एडमिशन में ही सालों लग रहा है। रूपल, यहाँ आपको लाते हैं, आप लोग एनालाइज करते हैं क्या जरूरत है अभी कंज्यूमर को, किस तरह के कानून की जरूरत है। और 1986 वाला जो कानून था वो काफी पीछे रह गया, वो प्रासंगिक नहीं है। जब आया था तब क्रांतिकारी कदम था, अब वो प्रासंगिक नहीं है। लेकिन बहुत देर नहीं हो गई, देर होती जा रही है इसको लाने में, इसको वो पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है बहुत पेचीदा हो जाता है। रूपल, हाँ जी, जो 86 के बाद इस कानून का जो रिवीजन हुआ था वो 2011 में भी एक बिल लाया गया था जो पिछली लोकसभा में आया था, बट 15वीं एंड वो भी स्टैंडिंग कमेटी को गया था। सो कानून लाया गया था, बट फिर 15वीं लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ बिल लैप्स हो गया। तो फिर इतने सालों में जो ई कॉमर्स कंपनीज बढ़ी हैं, जो मार्केट प्लेस पूरा चेंज हुआ है, और ये भी देखा गया है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि केसेस को रिजॉल्व करने में 12 महीने ऑन एवरेज लगते हैं, और जो केसेस नहीं पहुंच पाते वो 30 मंथ्स तक उनका वेटिंग टाइम रहता है। These are some of the statistics. And लॉ कमीशन ने बोला था कि जो 86 एक्ट है उसके अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की तो हमने डिस्कशन करा है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज बिकमिंग अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी नाउ। तो मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, हाउ शुड दे बी डिफाइंड, उनके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये 86 एक्ट में कवर्ड नहीं था। सो लॉ कमीशन ने भी बोला है कि ये चीज़ भी एक होनी चाहिए, और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये नया बिल लाया गया था 2015 में। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब आप एक भारतीय कंज्यूमर को देखते हैं या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के कंज्यूमर को देखते हैं, और जब आप विदेशों में जाकर के वहां के कंज्यूमर्स को देखते हैं, उन दोनों के बीच में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, अलग अलग देशों की, विकासशील देशों के अंदर जो व्यवस्था है वो उपभोक्ताओं के प्रतिकूल है, और मुनासिब उसके कि जो तृतीय देश हैं, जो कि विकासशील देश हैं, उनमें ज़रूर ये आप देखते हैं कि उपभोक्ताओं की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो अभी थोड़ी देर पहले जो रूपल ने जो बात कही, वो है एक लॉ कमीशन का एक प्रस्तावना थी कि अनफेयर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पारित किया जाए। वो बहुत दिनों से हमारे यहाँ बाकी है। अब जैसे डीएलएफ का केस था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो अगर इस तरह से अगर कानून अगर रहे कि अनफेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी आप किसी तरह से, आज क्या है कि आज कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं, सेवा हो या सामान हो, और विशेषकर सेवाओं के अंदर फाइन प्रिंट क्लॉजेस बहुत सारे रहते हैं जिसके अंदर लिखा रहता है कि जो
जो निर्माता है या विक्रेता है उसकी लायबिलिटी बड़ी सीमित कर देते हैं, तो उसको और उपभोक्ताओं के सामने कोई चारा नहीं रहता है कि उसी संविदा के ऊपर उसको हस्ताक्षर करना पड़े या उसको मानना पड़े। तो जब तक कि ऐसा कानून नहीं लाया जाए तो उपभोक्ताओं की स्थिति वैसी ही रहेगी जैसा कि दूसरे लोग जो बता रहे हैं कि एक कमज़ोर सी रहेगी बाजार में। और इस कमजोरी से जूझने के लिए वैभव आप आइडिया देना चाहेंगे? ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं कंज्यूमर की नींद उड़ा देते हैं। बिल्कुल प्रियंका, जैसे अभी मेंशन भी किया, डीएलएफ वाज वन ऑफ द फर्स्ट जजमेंट्स, पहला जजमेंट था जिसमें अनफेयर ट्रेड टर्म्स बिटवीन अ डेवलपर कंज्यूमर को एनालाइज किया गया एंड पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ऑलमोस्ट रीडिफाइन किया गया। लेकिन जो मैंने 2015 में बिल देखा है क्योंकि 17 वाला बिल अभी तक अवेलेबल नहीं है, उसमें जो अनफेयर टर्म्स की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ 4 या 5 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। मेरे को उसमें भी अभी तक नहीं दिखा कि कहीं जो है पैरिटी या इक्विवेलेंस आनी चाहिए, वो ब्रॉड बेस नहीं किया गया है। अभी बोल रहे हैं जैसे कि ज्यादा हमारे को सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़े या पेनल्टीज वाला जो बोल रहे हैं, दे हैव स्टिल नॉट लेवल द प्लेइंग फील्ड। आई एम होपिंग कि 17 वाला जो बिल होगा और जो एक्ट बनेगा उसमें ये पावर दी जाएगी कि कोई भी अनफेयर क्लॉज हो वो इस कमीशन को राइट होगी टू अमेंड दैट क्लॉज टू डिक्लेयर इट एज वॉइड। वो अभी तक नहीं है एंड आई बिल्कुल, होप तो वो इस होगा। बिल पर सभी की निगाहें टिकी हैं क्योंकि तभी कंज्यूमर जीतेगा और इन कंपनियों की मनमानी कम होगी। नेशनल कंज्यूमर डे सारा देश मना रहा है, सरकार नए कानून को लेकर तैयार है, जल्दी संसद में भी ये पेश हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानून देश के कंज्यूमर को उसका हक छीनने वाली कंपनियों से बचा पाएगा? क्या कंज्यूमर को क्षति पहुंचाने वाली कंपनियों की खबर ली जाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कानून के साथ साथ उसको लागू करने वाले लोग और इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कंज्यूमर फोरम्स को भी चुस्त रहकर दुरुस्त काम करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल देश में कंज्यूमर फोरम्स का हाल बेहाल है। देश भर में क्विक जस्टिस के लिए बनी ये अदालतें 16 लाख केसेस इसमें दर्ज हैं, जिसमें से करीब 5 लाख यानी 30% केस अभी भी इन अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन क्या कंज्यूमर को हक दिलाने के लिए केवल कंज्यूमर फोरम्स ही बनी है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि देश में काफी सारी एजेंसीज हैं जो कंज्यूमर के हक की सुरक्षा कर सकती है। केवल एक कानून नहीं, कई कानून हैं। लेकिन प्रदीप जी, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक कन्वर्जेंस की जरूरत है। ये कमी क्या आप महसूस करते हैं? नहीं, मैंने माना आप जो बात कह रहे हैं। सवाल ये है कि व्यवस्था जो है क्या वो उपभोक्ताओं के प्रतिकूल है या नहीं। और कुल मिला के ऐसे सरकार कई कदम लेती है जो कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक शासन की व्यवस्था है वो उपभोक्ताओं के प्रतिकूल रहना चाहिए। जैसे अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले प्रतिस्पर्धा कानून की, कंपटीशन एक्ट है, वो भी उपभोक्ता हितों की बात करता है। इस तरह से बहुत सारे कानून हैं हमारे जो उपभोक्ता हितों के ऊपर काम करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसका एक जो मुख्य मुद्दा है शिकायत निवारण का। हमने जब 1986 की जो कल्पना की थी इस कानून की कि ये सरल कानून रहेगा, और हमने जानबूझकर उसको कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमिश्नर का नाम दिया। कोर्ट का या कचहरी का नाम इसलिए नहीं देना चाहते थे कि आम नागरिक वैसे आम कचहरी से थोड़ा सा भय खाता है, जैसे कि थाने में जाने में या कचहरी में जाने में, क्योंकि उसमें मामला लंबित ही चलता रहता है। लेकिन हमारा बड़ा कटु अनुभव ये रहा है कि इतने सालों तक इनका जो जिसे कहते हैं कि कचहरीकरण हो गया है। बिल्कुल, उपभोक्ता ने, और ये कटु अनुभव जो है इससे कंज्यूमर तो दो चार हो ही रहा है। बिजॉन, क्या ये कटु अनुभव कंज्यूमर का बदल पाएगा ये नया कानून? और ये कानून आप देख रहे हैं पास होते हुए, क्योंकि अभी तक ये जो शीतकालीन सत्र जिस तरह से चल रहा है, जितने भी दिन एक भी दिन कामकाज नहीं हुआ है, हम देखेंगे इसको आगे बढ़ते हुए या ये महज देखिए हम लोग सब उम्मीद पे जीते। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये हो जाएगा इस विंटर सेशन में, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद 26 अक्टूबर को ये प्रॉमिस किया हम लोगों को कि हम ये कानून विंटर सेशन में पालित करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कमिट किए, तो हम लोग उम्मीद करते हैं और ये मतलब आकांक्षा रख रहे हैं कि हो जाएगा और होना चाहिए भी। ये बहुत ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं हर समय इस कानून के तहत, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी जो कहे थे कि ये बिल्कुल सरल हो। एक 200 रुपया रिफंड के लिए
कोई भी व्यक्ति को आप कोर्ट कचहरी नहीं कर सकते हैं कि वो जाकर 20,000 रुपया खर्चा कर दे, अपने टाइम बर्बाद करे, वकील नियुक्त कराएं वगैरह वगैरह। आज हम लोग ये चाहते हैं कि इस ढंग से हो, इस कानून अथॉरिटी के तहत, कि हर व्यक्ति जो कोई भी विक्रेता हो या कोई भी सेवा दे रहे हैं, कोई भी प्रकार, वो अपने इंटरनल एक मैकेनिज्म रखे कि उनका वहां पे उनके तुरंत समाधान होनी चाहिए। मतलब कंपनियों उसको अपना मैकेनिज्म ऐसा रखना और चाहिए कि उनके अंदर में consumer की सुने ना कि उनसे एक मनमानी डर, करें। और उनके अंदर में एक ऐसा डर पैदा हो कि वो यदि उसका निष्कासन नहीं करते हैं और यदि कंज्यूमर को जाना पड़ रहा है कोर्ट, तब उनको ऐसे बहुत सख्त जुर्माना लगे कि उनके एक्चुअली याद आ जाए कि दोबारा हम ऐसी गलती ना करें। बिल्कुल ये सख्त कानून हो, लेकिन वो बहुत ही सिंपल सरल तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचे, ये एक लक्ष्य होना चाहिए इस नए कानून का। एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स हमारे एक्सपर्ट के इस ब्रेक के बाद जरूर सुनिए। नेशनल कंज्यूमर डे पर एक ही सवाल मेरे जहन में उठता है कि कब भारत का कंज्यूमर किंग बनेगा, और यही सवाल मैं अपने तमाम कंज्यूमर अधिकारों के जो जानकार मेरे साथ जुटे हैं इनसे पूछना चाहूंगी। और प्रदीप मेहता, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको? एक छोटा जवाब, समय कम है, सारे पैनलिस्ट को मैं वक्त देना चाहती हूँ। कब बनेगा भारत का कंज्यूमर किंग? मेरा ये कहना है कि भारत का कंज्यूमर किंग नहीं, क्वीन बनना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारी मंशा थी 1985 में इस कानून बनाने की, उस मंशा पे दोबारा गौर करना चाहिए कि ये सरल से सरल कानून होना चाहिए। और अब आप देख रहे हैं कि बाजार के अंदर पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब बात करी रामविलास पासवान ने ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स तो आज हमारे देश के बाहर से भी सामान मंगा सकते हैं और बाहर भी बेचते हैं। तो अगर देश के बाहर अगर हमारे कोई शिकायत हो तो उसका समाधान कैसे होगा? रामविलास जी ने तो कह दिया कि वो जो भी ई कॉमर्स की संस्था है उनको उन्हीं के यहाँ शिकायत का एक सेल होना चाहिए। लेकिन अब हमको सोचना पड़ेगा कि ये जब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो इसमें उपभोक्ता खाली भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। तो एक दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, डायनामिक से कानून की यहाँ पर जरूरत होगी जो कि बदल सके, जो कि कंज्यूमर के बदलते हुए मार्केट एनवायरनमेंट में ढाल सके अपने आप को। बिजॉय, आप क्या कहना है? हमारा क्लोजिंग रिमार्क केवल इतना ही है कि इस कानून केवल हर चीज को नहीं सॉल्व कर सकेगा। उपभोक्ता जागरूकता और उनका शिक्षा दिलाना बहुत ही जरूरी है, और इस कानून के तहत ताल्लुक लेवल तक ग्रुप्स बनने चाहिए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बननी चाहिए, कंज्यूमर संस्थाएं बननी चाहिए जो लोगों तक जाकर उनको जागरूक करें और उनको फायदे दिलाएं। बिल्कुल, उनको अगर मदद कानून दिलाएं। बन जाएगा और आप इसका फायदा नहीं उठाएंगे और आप कंपनी की मनमानी सहते रहेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। वैभव, आप क्या नेशनल कंज्यूमर डे पे एक संदेश रखना चाहेंगे? गांधी जी ने बोला था कि यू आर नॉट डूइंग अ फेवर टू कंज्यूमर बाय सर्विंग हिम। हमारे देश में वो अभी तक इथोस आया नहीं है। इनफैक्ट द कंज्यूमर इज डूइंग यू अ फेवर बाय गोइंग टू यू। अभी जो है लेजिस्लेटिवली जो हो रहा है, इस बिल में आपका ऑनलाइन सारा ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। आप कंप्लेंट ऑनलाइन दे सकते हैं, 21 डेज के अंदर उनको डिसाइड करना होगा, हियरिंग की भी जरूरत नहीं है। तो वो जो छोटे अनकॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, समरी प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड, नंबर 1। नंबर 2, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, ऑल ट्राइब्यूनल्स नाउ विल proceedings will be recorded. सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि ट्राइब्यूनल्स में प्रोसीडिंग विल बी रिकॉर्डेड। मेरे हिसाब से दैट कपल्ड विद जो अब अमेंडमेंट्स आ रही हैं कि एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इवन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर नाउ गोइंग टू बी वरीड बिकॉज देयर एंटायर कंडक्ट इज गोइंग टू बी लुक्ड इनटू। अगर ये दो चीजें हो जाती हैं, आपका वो जो सरलता की आप बात कर रहे हो और टाइमलाइंस की बात कर रहे हो, वो एक्चुअली हो सकता है, एंड आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। नंबर 3, मीडिएशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, उससे भी बहुत फर्क बिल्कुल। तो आखिर में रूपल, बहुत कम समय है, आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बताइए और ये बताइए क्या ये बिल इस बार लोकसभा में और राज्यसभा में वहां से निकल कर कानून बनेगा? लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या कहता है? तो अभी विंटर सेशन के 8 दिन और हैं, एंड क्योंकि हम बिल्स एनालाइज करते हैं, हमने एक चीज़ देखी कि जब भी कोई बिल सांसदीय कमिटीज़ को जाता है जिसमें सारी पार्टीज़ के एमपीज़ होते हैं, तो बहुत अलग और अच्छे लेवल की स्क्रूटिनी होती है। 2011 के बिल में भी हुआ, विच अनफॉर्चुनेटली वाज लैप्स्ड। 2015 बिल में भी हुआ, कुछ सॉलिड रिकमेंडेशंस थे कमिटीज़ के, और उसी की वजह से जो हम ई कॉमर्स, मीडिएशन, ये सब बातें जो सुनने में आई हैं, एंड वी आर होपिंग कि ये लागू होगी। अगर ऐसे प्रोविजंस 2017 बिल में
में है, still we feel that it should go to a standing committee. There should be good scrutiny. प्लीज 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 कोई स्क्रूटनी की जरूरत नहीं है प्लीज कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017 इज अर्जेंट इमीडिएट एंड शुड हैपन in the winter session without any further Amendments delay can be brought about even later. and rules can यानी be framed any time implement कीजिए, क्योंकि देश का कंज्यूमर बेचैन हो रहा है, जैसे यहाँ पर बिजौन हो रहे, वैभव हो रहे, कि इसको कम से कम लाइए, कंज्यूमर के हाथ तो मजबूत कीजिए। और इसी के साथ मैं अपने सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद कहना चाहूंगी। शुक्रिया हमारे, आपने वक्त निकाला। और नेशनल कंज्यूमर डे पर उम्मीद यही कि कंज्यूमर किंग ही नहीं क्वीन भी बने, जैसा कि प्रदीप मेहता जी ने कहा। शुक्रिया।